नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। एशिया का सबसे पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश सर के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। देश भर के तमाम मीडिया संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में यहाँ से पढ़कर निकले छात्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रीवा परिसर भी बनकर तैयार हो गया है। विश्वविद्यालय का रीवा परिसर अब पूरी तरीके से तैयार है। आज हमारे साथ खास बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। नमस्कार सर। मेरा पहला सवाल, भोपाल और रीवा दोनों कैंपस बनकर तैयार हो गया है, स्टूडेंट्स को अब ये कैंपस मिलने वाला है, कब लोकार्पण हो रहा है, विधिवत ढंग से कब शुरुआत हो रही है, क्योंकि विद्यार्थियों को लंबे समय से बेसब्री से इंतजार है इस कैंपस का। देखिए श्रेया, हम तो ये चाह रहे थे कि ये जो आगामी अकादमिक सत्र है जी, तब से इसका विधिवत उद्घाटन उससे पहले हो और हमारे विद्यार्थी जो हैं वो अपना अकादमिक सत्र यहाँ से शुरू करें। लेकिन इस बीच जो लॉकडाउन आ गया है कोरोना के कारण, इस वजह से 2-3 महीने के लिए काम पूरी तरीके से ठप हो गया है और मटेरियल आना भी जो है, कई जगह कंपनियां बंद हो गई, कई जगह मटेरियल आना बाकी था, मजदूर कई जगह से चले गए दोनों परिसरों से, जिसके चलते 2-3 महीना कोई काम नहीं हुआ। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो काम जिस गति से हम उम्मीद कर रहे थे उस गति से नहीं हो पाया है। तो हमारा टारगेट तो अभी भी यही है कि पहले सेमेस्टर में ही हम इसको शुरू करें। बस यही है कि शुरुआती दौर से शायद ये उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम रीवा का जो परिसर है वो विधिवत उद्घाटन इसका हम लोग अगले आगामी सत्र में, क्योंकि अभी इस वक्त हमारा जो सभागार है वो तैयार हो रहा है जी। हम चाहते हैं कि जब इसका उद्घाटन हो तो सभागार भी तैयार मिले, ये नहीं कि हम आंशिक रूप से इसका उद्घाटन करें। तो जब भी यहाँ कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आएंगे जी, जिनके करकमलों से इसका उद्घाटन होगा, तो उस वक़्त सभागार भी तैयार हो, ये हमारा प्रयास है। तो उसके हिसाब से हम ये उम्मीद करते हैं कि हम जनवरी में इसका उद्घाटन कर पाएंगे, क्योंकि सभागार का काम अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, खासकर सीटिंग अरेंजमेंट इत्यादि काम। तो जनवरी तक विद्यार्थियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि अनौपचारिक रूप से हम यहाँ कुछ कक्षाएं शुरू कर सकते हैं। उद्घाटन, विधिवत उद्घाटन के लिए थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि शुरुआत से ही हमारे विद्यार्थियों को कुछ खेलने कूदने का थोड़ा विस्तार रूप से हमारे यहाँ काम जो है शीघ्रातिशीघ्र हम शुरू करें। इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, मीडिया में कोर जर्नलिस्ट तैयार हो रहे हैं जिनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी भी प्रोफेशन की बात करें तो वहाँ बिजनेस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। आज मीडिया इंडस्ट्री की बात की जाए तो लिमिटेड सोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ऐसे में जो पत्रकार हैं उनका सर्वाइवल कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोविड के पश्चात जो हमारे जो अर्थव्यवस्था में एक स्लोडाउन जरूर आई जी, क्योंकि कई कंपनियां बंद हो गई, बिक्री कम हो गया है, तो बाज़ार में एक मंदी जरूर आई। लेकिन अब जब पुनः चीज़ें खुलने लगी है तो बाज़ार फिर से जो है एक तरह से पुनः स्थापित हो रही है, फिर से पटरी पर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया भी इसी समाज का हिस्सा है, तो प्रभाव उस पर। अब देखिए, जब चीज़ें बिकना बंद हो गई, अब पिछले अप्रैल में 0 सेल्स था कार का, तो अब कार कंपनियां फिर विज्ञापन क्यों देंगी? या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG हैं, उनकी बिक्री कम हो गई, शॉपिंग मॉल बंद रहे, तो हर चीज़ का एक असर तो पड़ता ही है। वो असर कहीं ना कहीं हमारे मीडिया में भी पड़ा है। लेकिन जैसे जैसे स्थिति सामान्य यहाँ होगी तो वैसे वैसे जो है वहाँ भी स्थितियाँ जो है हम सामान्यता। लेकिन देखिए, अब मीडिया डिजिटल की ओर बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है। ऐसे में ये भी ज़रूरी है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो मल्टीटास्किंग की ओर बढ़े। अगर वो कहेगा कि मैं तो सिर्फ लिखूंगा, मैं तो सिर्फ बोलूँगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज विद्यार्थी को भी हम भी प्रशिक्षण देंगे और खुद भी वो अपने मानसिकता ये बदलाव लाए कि हम सिर्फ एक काम करके संतुष्ट नहीं होंगे, हम बोलेंगे भी, लिखेंगे भी, हम सोशल मीडिया का भी प्रयोग करेंगे। ऐसे लोगों की तलाश आज मीडिया में ज़्यादा है जो एक साथ कई काम कर सकते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में शब्द का प्रयोग करते हैं मल्टीटास्कर्स।
तो मल्टीटास्कर्स, तो ये विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी है कि मल्टीटास्किंग वो करेंगे तो उनकी जो है उनके लिए डिमांड बाजार में आज भी है। यूनिडायमेंशनल रहेंगे, एक पक्ष को ही आप देखेंगे तो फिर जो है थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है सर, फेसबुक लाइव आप अक्सर करते हैं, तो जी। फेसबुक लाइव में ही मैंने सुना था, आपने कहा था कि पत्रकार किसी एक विशेष विचारधारा की तरफ उसका झुकाव हो सकता है और विचारधारा बुद्धिजीवियों की होती है, लेकिन सर पत्रकार अपने निष्पक्ष काम के लिए जाना जाता है। तो अगर एक पत्रकार किसी विशेष विचारधारा के पूर्वाग्रह में रहेगा तो कहीं ना कहीं जो निष्पक्षता है उसकी गुंजाइश कम होती जाएगी। इस पर आप क्या? देखिए, मेरा थोड़ा सा अलग मानना है। मेरा ये मानना है कि हम सब बुद्धिजीवी वर्ग में हैं। जो भी व्यक्ति सोच सकता है वो बुद्धिजीवी वर्ग है ना। उसका अपना समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उसका एक सोच हो सकता है कि राष्ट्र का इस तरह होना चाहिए, कश्मीर में ये होना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार होना चाहिए। वो सोच उसका विचारधारा है, लेकिन विचारधारा और राजनीति में फर्क हमें समझना चाहिए। आप राजनीतिक दल के प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। आप विचार एक सोच है, उसका आप एक व्यक्तिगत स्तर पर आप समर्थन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि योर वोटिंग प्रेफरेंसेस शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन योर रिपोर्टाज, यानी कि आप किसको अपना, किसके पक्ष में आप मतदान कर रहे हैं। हम सब वोटर हैं, आप भी किसी दल को करते हैं, मैं भी किसी दल को करता हूं, लेकिन ये मेरा जब मैं रिपोर्टिंग करता हूं उसमें प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी एक विशेष दल को वोट करता हूं तो उसका पक्ष नहीं मुझे लेना चाहिए जब मैं रिपोर्टिंग करता हूं तो, या किसी और दल के विरोध में मुझे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मैं उस चीज़ को, क्योंकि मैं यहाँ अपना जो मेरा मतदान है वो मेरा व्यक्तिगत सोच है, लेकिन मेरा रिपोर्टिंग जो है वो जनता जनार्दन के लिए है। उनको मुझे निष्पक्ष होके मुझे सूचित करना है। तो एक विचारधारा प्रभाव नहीं डालेगी आपके रिपोर्टिंग में नहीं। आप स्तंभ लेखक हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ओपिनियन पीस लिखते हो, संपादकीय लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विचार को समाचार के साथ मिश्रित नहीं करना है। समाचार बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का पक्षकारिता नहीं होनी चाहिए, शुद्ध रूप से पत्रकारिता होनी चाहिए। सर, यूनिवर्सिटी के सवालों पर आते हैं जी। कोविड पैंडमिक ने काफ़ी चीज़ें प्रभावित की हैं, शिक्षण जगत में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हुआ है इसका। अब ऐसे में एमसीयू में कैंपस प्लेसमेंट को लेकर क्या तैयारी है? जी देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में एक मंदी आई है, बिल्कुल, जिसके चलते जितना पहले प्लेसमेंट होता था उतना आज उत्सुकता इंडस्ट्री में दिखाई नहीं देती है। मेरा ये भी मानना है कि मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों का काम जॉब दिलाना नहीं है। विश्वविद्यालय आपको बेहतरीन शिक्षा आपको दें ताकि आपको जॉब मिलने में कोई दिक्कत ना हो। आपको मल्टीटास्कर बनाना है, आपको टेक्नो सेवी बनाना है, आपका अंदर अच्छा कंटेंट पैदा हो, ये मेरा काम है। जॉब दिलाना विश्वविद्यालय का काम नहीं है। कुछ हो सकता है निजी विश्वविद्यालय ये वायदे करते हों कि हम आपको जॉब दिलाएंगे, लेकिन विश्वविद्यालय का जो प्राथमिकता है, जो भूमिका है, वो है शिक्षा, बेहतरीन शिक्षा प्रदान करना। उसमें अगर मैं असफल हूं तो आप मुझ पर उंगली उठा सकते हैं। हाँ, मैं फैसिलिटेट कर सकता हूं। मैं अपने यहाँ अपने संबंधों का सदुपयोग करते हुए मैं कुछ इंडस्ट्री के, उद्योग के लोगों को, उद्योग जगत के लोगों को मैं बुला सकता हूं, उनसे कह सकता हूं देखिए आप हमारे छात्रों के, विद्यार्थियों के क्षमता के आधार पर, किसी सहानुभूति के आधार पर नहीं, उनकी काबिलियत, वो बेहतरीन छात्र हैं। इस वक्त पहली बार इंडिया टुडे के रैंकिंग में हमारा विश्वविद्यालय 12 बेहतरीन जो देश के मीडिया संस्थाएं उसमें हमारी गिनती हुई है पहली बार 30 साल की यात्रा में जी। तो उसका मतलब हमारे विद्यार्थियों की क्षमता, उसमें कोई कमी नहीं है। तो उसके आधार पर आप आइए, कैंपस में आइए, चयन कीजिए, और हो भी रहा है ये, है ना। लेकिन विश्वविद्यालय अपने आप में कोई गारंटी दें कि आप पढ़ने तभी आइए, हम गारंटी देते हैं कि आपको नौकरी दिलाते हैं, ये विश्वविद्यालय नहीं कर पाएगा। ये आपकी क्षमता के ऊपर है। न सिफारिश से न गारंटी से नौकरियां चलती है। आप सिफारिश से भी जाएंगे, आज प्राइवेट सेक्टर में आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो क्षमतावान विद्यार्थी हम तैयार करें,
इस पर हमारे जो है विश्वविद्यालय का फोकस है। सर चुनौती बहुत है बाहर, जी। जो विद्यार्थी हैं अब बाहर जो निकलेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए चुनौती बहुत ज़्यादा है। तो अब उसके लिए कैसे हम उनको मार्गदर्शन पूरा देंगे। हमारे यहाँ इंडस्ट्री के लोग लगातार आते रहे हैं, हम उनको बुलाते रहे हैं। आपने पता नहीं ध्यान दिया होगा, पिछले 2-3 महीनों से हम इंडस्ट्री के विशेषज्ञों को हर सप्ताह 10 दिन में बुला के उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या प्रकार के आप में जो है हम क्या उम्मीद करते हैं जब हम हायर करते हैं। तो हमने अमर उजाला के जो है एग्जीक्यूटिव एडिटर से लेकर हमने जो है कॉरपोरेट रिलेशंस के जो कम्युनिकेशन के जो जगत के लोग हैं उनको बुलाया, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को बुलाया। तो इस तरीके से हम हर विधा के लोगों को बुला रहे हैं, ताकि एडवर्टाइजिंग जगत से बुलाया। इसका मात्र उद्देश्य इतना ही है कि हम छात्रों को क्या क्या विकल्प उनके सामने है। अभी हमने हाल ही में एंटरप्रेन्योरशिप पर मीडिया में किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, इस विषय पर हमने कराया। तो हम अपने छात्रों को उद्योग के लिए, विद्यार्थियों को हम तैयार कर रहे हैं ताकि वो मानसिक रूप से और टेक्नोलॉजी के स्तर पर तैयार रहें। सर ग्रामीण क्षेत्रों को, छोटे कस्बों को, छोटे जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात की जाती है, और रीवा में ये परिसर सर्व सुविधा युक्त कहा जा सकता है बनकर तैयार हो चुका है। डिजिटल मीडिया का कितना ज़्यादा व्यापक रूप से बढ़ रहा है ये आपने अभी खुद भी कहा, लेकिन रीवा परिसर में सर बात की जाए तो यहाँ पर पत्रकारिता के सिर्फ 3 कोर्स संचालित हैं, MAJ, BAMC और ग्रामीण पत्रकारिता में डिप्लोमा का, जबकि महत्वपूर्ण कोर्स MAMC, MADJ ये अभी यहाँ पर संचालित नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर क्या है कि ये कोर्सेज, मेन कोर्सेज नहीं संचालित हो रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 2 बातें मैं इसमें कहना चाहता हूँ। एक तो इस वर्ष पहली बार सिर्फ रीवा में हम लोग ग्रामीण पत्रकारिता शुरू कर रहे हैं, ये देश में कहीं नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता के बढ़ते अवसर और हमारे युवाओं को ग्रामीण विकास के बारे में, विकास पत्रकारिता के बारे में इसको लेकर ज्ञान हो, इसलिए डिप्लोमा प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं ताकि वो NGO सेक्टर में काम कर सकते हैं। ग्रामीण जो जिला स्तर पर जो पत्रिकाएं हैं, जो YouTube चैनल्स है, उसके लिए हम उनको तैयार कर सकते हैं। हम उनके अंदर एक उद्यमिता भी हम तैयार करेंगे ताकि वो अगर अपना स्टार्टअप शुरू करें। तो ये कोर्स शुरू हो रहा है। आपने सही कहा कि और हम यहाँ पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए। देखिए, पहले हमारा ये परिसर हाथ में आ जाए। दूसरा, हमने कोर्स शुरू कर लिया लेकिन यहाँ फैकल्टी नहीं है। हम 2-3 बाहर से लोगों को बुलाकर अगर हम, तो अब हमारा है कि एक बार कैंपस आ जाए हमारे पास तो इसको हम न सिर्फ तकनीकी स्तर पर तैयार करें बल्कि इसमें इस तरह के मैन पावर, फैकल्टी मेंबर्स, टेक्नीशियंस हम इधर दें ताकि वो सुचारू रूप से कोर्स को चला सकें। नाम के लिए मैंने कोर्स चला दिया, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो उसमें कोई वो अर्थहीन है, मैं बच्चों के साथ अन्याय कर रहा हूँगा। तो हमारा ये है टारगेट कि हम जब भी कोई कोर्स शुरू करें हम उसका पूरा फील्ड वर्क करते हैं, हम सर्वे करते हैं, उसकी डिमांड क्या है, उसके क्या अपॉर्चुनिटी है, स्कोप कितना है। उसके बाद हमारा यहाँ, मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूँ और ये घोषणा मैं करता हूँ कि यहाँ कम्युनिटी रेडियो शुरू हो रहा है जी। और इसी परिसर से हम एक छोटा सा, शुरुआत में एक छोटा सा मोजो का लैब भी हम यहाँ शुरू करेंगे। मोबाइल पत्रकारिता का एक लैब भी हम जो है शुरू करेंगे। सर, इसी से जुड़ा सवाल कि फैकल्टी की आपने बात करी, तो तैयारी कब तक है कि प्रॉपर? देखिए, परिसर, एक बार परिसर है सबसे बड़ी चुनौती, बैठने की जगह हो। आपने पिछला जो हमारा जो कार्यालय था वो आपने देखा, बहुत जिसे कहते हैं कम स्पेस में हम लोग चला रहे थे। वहाँ आज हमारे पास एक बड़ा परिसर मिल गया है, क्लासरूम है, फैकल्टी बैठ सकती है। तो निश्चित ही हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये हर तरह से अगले जनवरी, मैंने कहा कि उद्घाटन हो जाएगा, तो अगले अकादमिक सत्र से हम लोग मैन पावर के स्तर पर भी और हम लोग फैसिलिटीज़ के स्तर पर भी, दोनों स्तर पर हम तैयार होंगे। सर, भारत कृषि प्रधान देश है, हम सब जानते हैं। ये रीवा कैंपस में ग्रामीण पत्रकारिता का डिप्लोमा शुरू हुआ, लेकिन सर आज महंगाई जिस स्तर पर बढ़ रही है,
ग्रामीण पत्रकारिता करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमा शुरू हो गया, अब उस चीज़ को लेकर किस तरीके से तैयार किया जाए, क्या प्रयास किए जा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पत्रकारिता हो वो और निखर कर सामने आए? नहीं, देखिए, इसमें हम लोग ग्रामीण पत्रकारिता में गांव कनेक्शन जैसे मैगजीन्स है, आपका जो है बुंदेलखंड में जो है खबर लहरिया है, इस तरह से बहुत सारे प्रयास हैं, वीडियो वॉलंटियर्स हैं, पीपल्स आर्काइव्स फॉर रूरल जो परी, वो पी साईनाथ ने शुरू किया है। इस तरीके से जो प्रयोग हो रहे हैं उनको हम इधर लाएंगे, हमारे छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ उनका रूबरू करवाएंगे, और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे विद्यार्थियों को भी हम वो समर्थन दें ताकि वो इस तरह की जो अपने तरफ से भी वो स्टार्टअप्स भी शुरू कर सकते हैं। हम सिर्फ उनको मात्र नौकरी के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, हम उनको उद्यमिता के लिए भी तैयार करेंगे। ठीक है सर, आखिरी सवाल मेरा जी। मीडिया पर कई सवाल उठते हैं। देश में 180 देशों में 142वां स्थान भारत का आया है, और ऐसे आरोप लगते हैं कि आज जो नेशनल मीडिया है वो सरकार के नियंत्रण में या कहीं ना कहीं दबाव में है। तो ऐसे में निष्पक्षता की जो बात की जाती है, निष्पक्ष पत्रकारिता की जो गुंजाइश होती है वो कम होती नज़र आ रही है। इसके अलावा सोशल जस्टिस और जन सरोकार की जो बात होती है, इस पर भी कहीं ना कहीं असमंजस बना रहता है, इसकी भी गुंजाइश कम होती नज़र आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए श्रेय, मैं पहली बात तो ये ग्लोबल रैंकिंग को मानता नहीं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या मीडिया के क्षेत्र में हो। हमारा देश एक बहुत ही मजबूत लोकतंत्र है, और उनके जो मापदंड हैं वो अलग है, हमारे मापदंड अलग है। तो इस देश में आज भी पत्रकारिता बिल्कुल स्वतंत्रता से हो रही है। लोग बहुत आलोचना करते हैं राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार की, तो छिटपुट घटनाएं जरूर होती है। वो हमारे देश में, इस देश के पत्रकारों ने आपातकाल की स्थिति भी देखी है, जो 75 से लेकर 77, जब पुलिस इंस्पेक्टर तय करते थे कौन सा समाचार प्रकाशित होना चाहिए, वो दौर से भी हम लोग गुजरे हैं। पूरा का पूरा अखबार में सिर्फ कालिक दिखता था, कुछ छपता नहीं था। एक दौर हमने ऐसा भी देखा है। तो उसके तुलना में तो आज हम स्वर्ण युग में हैं, काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। ये अंग्रेज़ों के समय में भी था। ये याद रखें कि ये जो पत्रकारिता जो है ये सरकार का नहीं है। मुझे तो विषय, मेरे लिए चिंता इस बात का, देखिए सरकार और पत्रकारिता के बीच में कभी भी मधुर संबंध नहीं रहा है, ना होना चाहिए कभी भी, ये मेरा मानना है। हाँ, सरकार अच्छी काम करती है उसको पीठ थपथपाइए, अगर गलत काम करती है तो उसकी भर्त्सना कीजिए। तो मुद्दों का विषय है पूरा। सवाल कॉरपोरेट का है। आज कॉरपोरेट मालिकाना हक के चलते, जहां कॉरपोरेट तय कर रहा है, पत्रकार नहीं तय कर रहा है, वो तय कर रहा है कि मुझे मुनाफा किधर हो रहा है। लालकृष्ण आडवाणी जी ने आपातकाल के बाद एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया था कि when they were asked to bend they crawled, उनसे तो सिर्फ झुकने के लिए कहा था, वो रेंगने लगे। क्यों रेंगने लगे? ये तो मालिक जानते हैं ना क्यों रेंगने लगे। तो आज भी वही चीज चलता आ रहा है। तो अगर आप रेंगने लग जाते हैं अपने मुनाफा को देखने के लिए, अपने राजनीतिक फायदों के लिए, अपना नीति निर्धारण में अपना प्रभाव के लिए, अगर आप अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को देखने के लिए आप रेंगने लग जाते हैं, तो सरकार के ऊपर तो ब्लेम डालने से नहीं होगा। आपको मुनाफा पूरा चाहिए। पत्रकारिता एक बिजनेस नहीं है, पत्रकारिता एक मिशन था। इस देश में महात्मा गांधी पत्रकार थे, बाबा साहब अंबेडकर पत्रकार थे, लोकमान्य तिलक पत्रकार थे, महामना मदन मोहन मालवीय जो है वो पत्रकार थे। वो पत्रकारिता का हमारा इतिहास है, उदंत मार्तंड का इतिहास है इस देश का पत्रकारिता। इवन जो अंग्रेज ने जो पत्रकारिता शुरू की थी, हिक्कीज गैजेट, उन्होंने भी अंग्रेजी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी उन्होंने भी। तो ये पत्रकारिता का इतिहास रहा है। तो उसको भूलकर अगर कॉरपोरेट इसको मुनाफे का एक साधन बनाना चाहते हैं तो गलती सिर्फ सरकारों की नहीं है, ये हमें देखने की जरूरत है। विंध्य के रीवा में सर्व सुविधा युक्त कैंपस बनकर तैयार हो गया है, और यकीनन यहाँ से पढ़कर छात्र आगे कुशल पत्रकार बनेंगे। रीवा में जैसा कि प्रोफेसर के.जी. सुरेश सर ने कहा कि जनवरी में उद्घाटन होगा और विद्यार्थियों को ये कैंपस सौंप दिया जाएगा, और इस कैंपस में
विद्यार्थी पढ़कर आगे अपना भविष्य सुनहरा कर सकते हैं। उम्मीद है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय नए विकास के आयाम गढ़ेगा और इसमें रीवा परिसर को भी जोड़कर हम आगे और ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे।